Smart and legal guidance. Download the application now. गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? यहाँ पे अंदर मैंने आपको बताया था पहले कि 1955 से पहले हस्बैंड के पास अनलिमिटेड वाइफ अपना रखने का अधिकार हुआ करता था कि हस्बैंड जो है वो अनलिमिटेड, हिंदू हस्बैंड अनलिमिटेड वाइफ रख सकता है अपने पास में। ये पहले हमारा कोई डिवोर्स का कंसेप्ट हुआ नहीं करता था, यही चलन अपना चलता आ रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4 कानून अपने पास करे। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने अपना इसका प्रियम्बल पढ़ा। तो प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है कि ये जो कानून है ना, इसको आप अमेंड भी कर सकते हो और ये अपने आप में कानून क्या है? कोडिफाइड है। और ये जो कानून है ये बात किसकी करता है? मैरिजेस ऑफ हिंदू के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है मैरिजेस ऑफ हिंदू के बारे में। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। हिंदू कौन होते हैं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, हिंदू कौन होते हैं? मैंने आपको पहली 2 क्लासेस में हिंदू का मतलब बता रखा है। हिंदू कौन होते हैं सभी लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। पहली बात, वो लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से जो अपना सिंधी नदी के पास रहते थे, उन लोगों को हिंदू बोले जाता है। दूसरे वो लोग कानून के हिसाब से जिनके दोनों पेरेंट्स अपने हिंदू हैं। तो अगर बच्चा लेजिटिमेट हो या बच्चा इलेजिटिमेट हो, अगर बच्चे के पेरेंट्स हिंदू हैं तो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। तीसरे वो लोग जिसके एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है, तो बच्चा क्या माना जाएगा? बच्चे को बच्चा जो है हिंदू तभी माना जाएगा जब ये कोर्ट में प्रूव होगा कि बच्चे का लालन पालन ब्रॉट अप एज हिंदू हुआ है। चौथे वो लोग जिसका हमने कहा था, वो दिखाता रहता हूं ना कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसके लिए फिर हमने ओटराम, माइना बेबी और ओटराम का केस पढ़ा था, फिर राजकुमार वर्सेस बारबेरिया का केस पढ़ा था। ठीक है, सभी लोगों को ये चीजें याद है नहीं है? फिर अपना यज्ञ पुरुष दास का यहाँ पे हमने स्वामी नारायण जी के बारे में पढ़ा था। किन किन बच्चों को ये चीजें याद है? बताओ जल्दी जल्दी। फिर हमने रिफॉर्म सेट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि और भी कैटेगरी होती है कि चौथे वो लोग जो अपना ना तो मुस्लिम धर्म फॉलो करते, जीव धर्म फॉलो नहीं करते, पारसी धर्म फॉलो नहीं करते, ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म फॉलो नहीं करते, उन लोगों को भी हिंदू बोला जाता है। इसके लिए हमने कौन सा केस पढ़ा था? राजकुमार वर्सेस बारबेरिया का केस। और एक पेरेंट हिंदू है, एक पेरेंट नॉन हिंदू है, इसके लिए हमने कौन सा केस पढ़ा था? पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस। याद है ना? सभी लोगों को याद होनी चाहिए चीजें। जब तक चीजें याद नहीं होंगी पढ़ाई करने का मजा नहीं आएगा। फिर हमने कहा था कन्वर्ट करके भी हिंदू बन सकते हैं। हाँ जी भाई, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने इसके लिए पढ़ा था पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस। फिर इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? मोहनदास। ये इतना जल्दी ऐसे मोहनदास देवस्वम बोर्ड का, ये जल्दी यार एकदम ना थोड़ा डबल टैप हो जाता है ना इस पे, तो ये ऊपर चला जाता है। मोहनदास वर्सेस देवस्वम बोर्ड का केस हमने पढ़ा था। इसके लिए कहा था ना कि एक सिंगर थे देवस्वम बोर्ड के अंदर, वो मोहनदास अपना एक सिंगर थे। ठीक है, तो वो हिंदू धर्म के गाने बहुत गाते थे, भजन बहुत गाते थे। फिर उनका अपना मन कर गया था कि यार मैं जो है हिंदू धर्म अपना पालन करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर इसके बाद देवस्वम बोर्ड जो थी उन्होंने वो करा था ऑब्जेक्शन। फिर हमने पढ़ा था रिकन्वर्जन, राजगोपाल वर्सेस अरुमुगम का केस पढ़ा था। याद है सभी लोगों को? किन किन बच्चों को याद है? जिन बच्चों को नहीं याद तो मुझे बताते रहना, मैं सभी के एक भी मैसेजेस पढ़ूंगा। जितने लोग हमारे क्लास के अंदर हैं अवेलेबल, एक बारी मुझे बता देना कितने लोग क्लास में हैं। ठीक है, बाकी लोग आपकी मर्जी है। चलो अब हम अपने नोट्स 2 की बात करते हैं। ये फाइल भी आपके लिए पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये फाइल भी आप लोगों के लिए पोर्टल पे अपलोड कर दी गई है। अब इंट्रोडक्शन हमने बहुत समझ लिया भाई। अब इंट्रोडक्शन वगैरह हमने बहुत समझ लिया। अब हम जो है अपना पर्टिकुलर कानून के बारे में बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट हमारे को क्या कहानी बताता है। मैं आज की क्लास में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो आपको जीवन भर परेशान करेगा। ठीक है, मैं आज की क्लास में आप लोगों से एक परेशानी वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको जीवन भर परेशान करेगा, जिसका आंसर आपको ना तो कोई यूट्यूब पे मिलेगा, ना तो कोई किताब पढ़ने के बाद मिलेगा, ना ही आपको कहीं पे मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे नहीं मिला भाई, कहीं पे भी मुझे कहीं नहीं मिला था उसका आंसर। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है जो सभी लोगों को परेशान करता है। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए भी इस क्वेश्चन पे आएंगे। अभी सबसे पहली बात, हमारा सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंड। कि भाई जो ये कानून है, इसका कानून का नाम क्या है, लागू कहां तक होता है, किस जगह तक होता है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो ये मैरिजेस, हिंदू की मैरिजेस के बारे में कानून होता है, तो इसका नाम क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। याद रखना, केवल हिंदू मैरिज एक्ट ही 1955 है, बाकी सारे 1956 है। बाकी सारे मतलब कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो 3 कानून है ये 1956 के अंदर है।
याद ऐसे रख लेना, ठीक है जी। चलिए, ये भी बात समझ में आ जाती है। अब ये जो हमारा कानून है ना, ये जो हमारा कानून है, ये एक्सटेंड होता है होल इंडिया, मतलब कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये पूरे के पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, ठीक है। क्यों ये एक्सटेंड करता है? क्योंकि आपको पता होगा 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा लागू हुआ था। 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अपना लागू हुआ था। उसकी लिस्ट बना रखी, उसमें ना लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से जो कानून है वो हमारे पूरे भारत के ऊपर लागू होंगे। उनमें से आप अगर लिस्ट नंबर 35 पढ़ोगे ना, लिस्ट नंबर 35 पढ़ोगे तो आपको क्लियर शब्दों में दिखेगा हिंदू मैरिज एक्ट हमारा जो है वो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू होता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, ये भी बात मेरे दिमाग में क्लियर है। बट एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि अगर ये नहीं भी होता ना तब भी लागू होता था। बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। अब जो मैं कह नहीं रहा, दिमाग में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे आएगा उसको मैं क्लियर करूंगा आज की क्लास में, जो आपको कोई किताब में आंसर उसका मिलेगा नहीं ढंग से, ऐसा मुझे भी लगता है। कुछ लोग होंगे जिनको आता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनको आता नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं आता था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हिंदू का मतलब समझ लिया मोटा मोटा। अभी जब बेरक भी रीड कराऊंगा मैं आप लोगों से, बेरक भी रीड कराऊंगा, उससे भी आपके दिमाग में क्लियर होगी। हम यहाँ पे स्क्रीन पे बेरक खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदू का मतलब समझ में आ गया। मैंने कहा क्या कहा था, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ने के लिए आपको 3 शब्दों का आना बहुत जरूरी है। हिंदू कौन होते हैं, मैरिज का मतलब क्या होता है, क्या रोल होते हैं, मैरिज खत्म करने का क्या तौर तरीका होता है, वगैरह वगैरह। और ये कानून जो है हिंदुओं के लिए क्या कहता है, मैरिजेस के लिए क्या कहता है। ये 3 बातें पढ़ना जरूरी है। 3 बातें समझ में आ जाएंगी तो बहुत सिंपल लाइफ हो जाएगी आपकी। हिंदू कौन होते हैं, कुछ बातें हमने वहां पे समझ ली थी अभी, ठीक है। हमने कल की क्लास में और भी पढ़ा था कि जो वीर शिवाय लोग होते हैं, जो लिंगायत के लोग होते हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, जो प्रार्थना समाज के लोग होते हैं, जो आर्य समाज के लोग होते हैं, वो भी अपने हिंदू धर्म के अंदर माने जाते हैं। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी बोलता है। पढ़ाया था, किस किस को याद है बताओ? जो लोग वीर शिवाय, लिंगायत, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज को फॉलो करते हैं वो भी अपने हिंदू माने जाएंगे, हाँ है ना? बताओ कल की क्लास में कौन कौन लोग थे, पहले बता दो। याद है ये चीजें आप लोगों को ना, याद रखना, ठीक है। आपको अपने कोई नोट्स की, बेरक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि मेरे को किसी बुक की जरूरत ना पड़े, अपने दिमाग में ही सारी चीजें स्टोर करके रखो। वो कैसे होंगी? जितनी ज्यादा रिवीजन उतना बेहतर आप अपना पेपर दे पाओगे, जितनी ज्यादा रिवीजन उतना बेहतर अपना पेपर दे पाओगे। याद रखना मेरी बात। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आता है, मैरिज का। हिंदू का तो भाई हमने पढ़ लिया, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, बाकी तो पूरा हो गया है, ठीक है। तो मैरिज क्या होता है? देखो, मैरिज हमारा जो ये शब्द है ना, हालांकि हिंदू नाम का शब्द भी हमें हिंदू कौन होते हैं ये भी हमारे को बेरक में नहीं बता रखा। आप कोई भी अभी बेरक पढ़ोगे ना, वहां पे आपको क्लैरिटी से कहीं नहीं लिखा कि हिंदू कौन होते हैं जी, हिंदू ये होते हैं, कहीं नहीं लिखा। ये तो हम तोड़ मरोड़ के अपने जवाब को फिट करने के लिए अपना ये बताते हैं, ठीक है। तो एक बात हमारे को सीखने को मिलेगी, हिंदू नाम का शब्द, हु इज हिंदू कहीं डिफाइन नहीं है, व्हाट इज मैरिज कहीं डिफाइन नहीं है। याद रखना मेरी बात, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई समझना तो है ही, आंसर में पूछ लिया, अच्छा बेटा लिखो व्हाट इज मैरिज, लिखना तो पड़ेगा ना। तो एक क्लियर कट, एक बेहतर इंसान ये होगा कि मैरिज जो है ना वो एक स्टेबल, सोशली परमिटेड एक्सक्लूसिव यूनियन होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल। लड़का और लड़की के बीच में शादी जो है वो एक स्टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि कल साथ में रहे, शादी आज रचा ली, चलो कल साथ में रहेंगे, परसों कह देंगे बाय बाय, ऐसा नहीं चलेगा। मैरिज जो अपने आप में स्टेबल, सोशली मतलब ये जो शादी एक रिश्ता है जो सोशली तरीके से एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें एक ऐसे स्टेट में चला गया, इलाके में चला गया, वहां पे शादी करे बिना लोग आपस में आराम से साथ में रह रहे हैं और एक्सेप्टेबल है। नहीं, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो शादी इज अ स्टेबल, सोशली परमिटेड, परमिट है मतलब एक्सेप्टेबल बोल लो, परमिट बोल लो, ठीक है, परमिटेड है, एक्सक्लूसिवली यूनियन, एक्सक्लूसिव यूनियन है किसके बीच में, लड़का और लड़की के बीच में। तो क्या ये शादी की डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो? याद होने में मुश्किल हुई कि मैरिज जो है वो स्टेबल है और सोशली परमिटेड है, एक्सक्लूसिव यूनियन है बिटवीन मेल एंड फीमेल, काम खत्म। बताओ किसी को मुश्किल हुई इस डेफिनेशन को याद रखने में? यही एग्जाम में लिखनी होती है। शादी क्या है हमारी? शादी इज अ स्टेबल, सोशली परमिटेड एक्सक्लूसिव यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल। क्लियर हो गई बात? चलो अब कोई मेरे को डिफाइन शादी की डेफिनेशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी डेफिनेशन याद कर ली है। मैरिज इज अ स्टेबल, सोशली परमिटेड एक्सक्लूसिव यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल। चलो जी, अब
एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करें कि हमारा जो धर्म, हमारा जो हिंदू लॉ है, ये तो हमने कोडिफाइड बनाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से कानून बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पुराने बैकग्राउंड की बात करूं, एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करूं, तो उनके भी अपने कोई रीति रिवाज होते होंगे, हाँ है ना। हमारे कानून को कोडिफाइड बनाने से पहले जैसे एक रीति रिवाज मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि एक हिंदू मेल अपना अनलिमिटेड वाइफ अपने पास रख सकते थे। जैसे महाराजा महाराजा इतनी सारी शादियां करते थे, तो वो कैसे करते थे? तो क्या कोई हिंदू लॉ एप्लीकेबल था उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था और शादी करने की कोई लिमिट नहीं थी। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए तो एंशिएंट हिंदू लॉ ना, शादी को दो मतलब एंशिएंट हिंदू लॉ के दो तरीके थे अपने रीति रिवाज तौर तरीकों को बताने के लिए। दो तरीकों से हिंदू लॉ डिवाइड करा हुआ था, ठीक है। दो तरीकों से हिंदू लॉ अपना डिवाइड करा हुआ था। पहला कि एंशिएंट हिंदू लॉ, एंशिएंट हिंदू लॉ मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एंशिएंट हिंदू लॉ एक कंडक्ट, चीजों से अपने कस्टम बनाता था, तौर तरीके बनाता था, और एक व्यवहार जिसको हम आज के तौर पे रूल्स बोलते हैं, आज के टाइम पे लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो जो हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ है वो कंडक्ट यानी कि आचार, आचरण, आचरण कैसा है, ठीक है। कंडक्ट कैसा है आपका, हाव भाव कैसा है। और एंशिएंट हिंदू लॉ व्यवहार, व्यवहार मतलब लोगों का बिहेवियर, या उसको हमने जो एंशिएंट हिंदू लॉ ने करने के लिए बोला है, लोगों का उसके ऊपर क्या बिहेवियर है, जिसको हम रूल्स भी बोल सकते हैं, लॉज भी बोल सकते हैं आज के टाइम के अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो हमारा मैरिज का कंसेप्ट था वो क्या कंडक्ट के अंदर आता था या वो व्यवहार के अंदर आता था? तो वो हमारा कंडक्ट के अंदर आता था। मैरिज इज अ पार्ट ऑफ कंडक्ट। एंशिएंट हिंदू लॉ के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, याद रखना। एंशिएंट हिंदू लॉ के बेसिस पे मैरिज जो है वो हमारा पार्ट ऑफ कंडक्ट के अंदर आता था, कंडक्ट के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है। कितने लोग हैं क्लास में भाई? सभी लोग गूंगे हो गए क्या? हाँ, तो प्लीज आप लोग एक बार ही अपना रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। जितने भी लोग हमारे क्लास में है ना, चैट बॉक्स पे अपने अपने जवाब लिखते रहा करो, ठीक है। उससे ना मुझे इजी लगता है आपसे कोऑर्डिनेट करना, कि मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो बच्चों तक बात जा रही है और सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसके बाद तो जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन होते हैं तो एक बारी अपना अपना रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से बोले तो एक क्वेश्चन दिमाग में आपके बहुत ज्यादा आता है कि शादी जो है हमारी सैक्रामेंटल होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है? शादी जो है हमारी सैक्रामेंटल होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है? एक शादी जो है हमारी सैक्रामेंटल होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है? अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहले जमाने में एंशिएंट हिंदू लॉ में तो कोई कानून था ही नहीं जो बोल सके कि बेटा तुम्हारे को शादी करनी है तो ये कंडीशन पालन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने शादी करी है तो सब पढ़ी करी या नहीं करी? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे को शादी को रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? पुराने जमाने में एंशिएंट हिंदू लॉ में ऐसा कोई डंडा लेके खड़ा रहता था क्या? बताओ, नहीं रहता था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पुराने जमाने की अगर बात करी जाए, शादी को एक तरह से संस्कार माना जाता था, संस्कार, ठीक है, सैक्रामेंट माना जाता था, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? इन एंशिएंट हिंदू लॉ मैरिज इज ट्रीटेड एज सैक्रामेंटल इनडिसॉल्वेबल यूनियन। मैंने आपको क्या कहा था? पुराने जमाने में डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं था। एक बार आपकी शादी हो गई तो भैया हो गई ना, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर डिवोर्स वगैरह छोड़ना कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक कुछ नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? ये था भाई पहले, ये था भाई पहले। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? एंशिएंट हिंदू लॉ में मैरिज जो है एक सैक्रामेंट है, एक संस्कार है। सैक्रामेंट का मतलब आप ये समझ लीजिए, सैक्रामेंट का मतलब होता है रीति रिवाज, संस्कार, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैरिज जो है उसको सैक्रामेंट माना जाता था, और साथ में इनडिसॉल्वेबल, इनडिसॉल्वेबल मैंने आपको भी मतलब बताया कि कोई कंसेप्ट था ही नहीं डिवोर्स का, तो डिसॉल्व कैसे करेंगे यार? आज के टाइम में क्या अगर मियां बीवी के बीच में बन नहीं रही है तो क्या मियां बीवी अपनी शादी को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जाओ सीधा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स ले लो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ डिवोर्स ले लो अगर आपके पास फैमिली कोर्ट नहीं है तो, ठीक है। हाँ है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन पुराने जमाने में मैंने वर्ड जब यूज करा, एंशिएंट हिंदू लॉ, एंशिएंट हिंदू लॉ में शादी को सैक्रामेंट माना जाता था। कॉन्ट्रेक्चुअल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेक्शन 5 नहीं था, सेक्शन 7 नहीं था, सेक्शन 8 नहीं था, सेक्शन 5 के अंदर कंडीशंस का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी राजा महाराजा को, ठीक है। इसलिए तो इतनी सारी शादियां थी उनकी। तो एक बात तो ये भी क्लियर हो गई कि भाई शादी जो कॉन्ट्रेक्चुअल का तो कोई रोल प्ले नहीं करती है पुराने जमाने में।
ठीक है, पुराने जमाने में। ये तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो इफ नो बट, ओनली हिंदू लॉ। ठीक है, चलो तो इससे हमें क्या समझ में आया? एंशिएंट हिंदू लॉ के टाइम पे, अरे भैया कहां भाग रहा है? एंशिएंट हिंदू लॉ के टाइम पे मैरिज को क्या ट्रीट करा जाता था? सैक्रामेंट ट्रीट करा जाता था, साथ में इनडिसॉल्वेबल यूनियन, इनडिसॉल्वेबल यूनियन की तरह। इसके मैं सर्कल कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, एग्जाम में ये शब्द लिखोगे ना मेंस के अंदर, भाई एग्जामिनर बल्ले बल्ले कर देगा आपकी, याद रखना, आपको अच्छे नंबर देगा वो। ठीक है, तो ये शब्द के लिए ही हमें लिखने होते हैं एग्जामिनर को, अपने आंसर को अपने आंसर पे थोड़ा इंफसाइज करने के लिए। चलो, इन एंशिएंट हिंदू लॉ में बार बार ये भी बोल रहा हूं, मैरिज इज अ सैक्रामेंट, इनडिसॉल्वेबल यूनियन। और याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक पुराने जमाने की बात सिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले क्या हुआ करता था कि लड़के का जन्म होता था ना, तो मतलब तो वो चाहते थे कि हाँ भाई लड़के का जन्म हो। क्यों? किस चीज के लिए? फॉर सैल्वेशन, फॉर सैल्वेशन। वो इसलिए बोले जाता था, सैल्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? बताओ, कोई किसी को पता है सैल्वेशन का मतलब? किसी को पता है? कोई व्यक्ति सैल्वेशन का मतलब जानता है क्या? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, मैं जरा आप लोगों का माइंड चेक करना चाहता हूं कि कौन लोग अपना इस बारे में जानते हैं। सैल्वेशन का मतलब पता है क्या आपको? फैमिली चलाने वाला नहीं, नहीं भाई, सैल्वेशन, सैल्वेशन, सैल्वेशन कोई जानता हो? समर्थ ने बिल्कुल सही बोला, रश्मि ने बिल्कुल सही बोला, अमित ने बिल्कुल सही बोला, 3 बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। बाकी लोग कह रहे सर आप बोलते रहो, हमें तो पता ही, हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जितनी हिंदी मेरे को आती है बढ़िया तरीके से। रुक जाओ भाई, मेरा लॉल हो जाएगा वरना तुम लोग मेरा मजाक बना दोगे। ठीक है, हाँ रुक जाओ। मोक्ष, ठीक है, सही लिखा ना मैंने? मोक्ष, मोक्ष। चलो, यहां पे क्या होता था कि पिंडदान जो है, पिंडदान वो कौन करता है? लड़का कर सकता है। पिंडदान जो है लड़का करेगा, तो घर में एक लड़के का होना जरूरी है। और अगर लड़का होगा तो हमारा पिंडदान होगा, तो हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा पुराने जमाने में एंशिएंट हिंदू लॉ के अंदर बोला जाता था। सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना? तो ये था भाई पहले का कंसेप्ट। तो इसलिए इन्होंने बोला कि शादी जो है उसको ट्रीट करते हैं एक सैक्रामेंटल, अपना इंडिसॉल्वेबल यूनियन टू बेगेट अ सन। बेगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, कि वो अपने एक लड़के को जन्म दे, और लड़के को जन्म देने के बाद उनको सैल्वेशन की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब वो मर जाएंगे, उनका पिंडदान होगा, तो वो अपना फिर अपना मोक्ष उनकी प्राप्ति होगी। एंड टू डिस्चार्ज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज। और शादी हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ रिलीजियस ड्यूटीज भी है, कुछ स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी है, इसलिए भी शादी रचा रहे हैं। ये पुराने जमाने एंशिएंट हिंदू लॉ के अंदर ये था भाई कंसेप्ट। समझ रहे मेरी बात या नहीं? आज के जमाने में तो ये सैल्वेशन वगैरह के जो कंसेप्ट है इनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो हमें क्या समझ में आया? इन एंशिएंट हिंदू लॉ मैरिज इज अ सैक्रामेंटल इंडिसॉल्वेबल यूनियन टू बेगेट अ सन फॉर सैल्वेशन एंड टू डिस्चार्ज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज। In ancient Hindu law, marriage is a sacramental, indissoluble union to beget a son for salvation and to discharge religious and spiritual duties. अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप मैरिज का मतलब बताओ, अब मैरिज का मतलब बता दोगे? बताओ हाँ है ना? कि मैरिज जो है हमारी क्या है? मैरिज जो है हमारी, मैंने आपको सिखाया था ना, हाँ, मैरिज जो है हमारी स्टेबल, सोशली परमिटेड, एक्सक्लूसिव यूनियन है बिटवीन मेल एंड फीमेल के बीच। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा अच्छा भाई बताना एंशिएंट हिंदू लॉ के अंदर मैरिज को क्या माना जाता था? तब आप बोलोगे इन एंशिएंट हिंदू लॉ मैरिज विल बी ट्रीटेड एज सैक्रामेंटल indissoluble union to beget a son and for salvation, इस चीज के लिए, एंड फॉर डिस्चार्जिंग द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ड्यूटीज के लिए। ठीक है, समझ में आ गई? तो आपको अपने आप को हर एक चीज के लिए परफेक्ट रखना है भाई। हमारे से कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमें पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब यहां पे ना एक बात बताओ, जैसे कि मान लेते हैं एंशिएंट हिंदू लॉ की बात करते हैं, तो एक लड़का लड़की है जो अपना शादी रचा चुके हैं, और मैंने क्या कहा है एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से शादी क्या है? सैक्रामेंटल है, इनडिसॉल्वेबल यूनियन है। ठीक है, जब लड़का लड़की शादी कर चुके हैं तो भाई अब उनकी डिवोर्स तो हो नहीं सकती, डिवोर्स हो नहीं सकता। ठीक है, मान लेते हैं लड़के, अभी बात करूंगा इस बारे में। ठीक है,
चलो दिमाग में ये बात हमारे क्लियर हो जाती है, दिमाग में ये बात हमारे क्लियर हो जाती है, हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लड़का लड़की के बीच में जो बच्चे का जन्म हुआ वो लड़की का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या कंसेप्ट बोला है कि बेगेट अ सन, सन वर्ड यूज करा हुआ है मैंने क्या एंशिएंट हिंदू लॉ में। ठीक है, बेगेट अ सन फॉर सेल्वेशन, तो सेल्वेशन जब भी मिलेगा जब सन होगा, तो मान लेते हैं सन तो हुआ नहीं, तो इसके लिए यहां पे एंशिएंट हिंदू लॉ में एडॉप्शन नाम के कंसेप्ट को ऐड करा गया था। एडॉप्शन नाम के कंसेप्ट को ऐड करा गया था कि अगर लड़का हमारा जन्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम लड़के को एडॉप्ट कर लेंगे, हम लड़के को एडॉप्ट कर लेंगे। समझ गए? तो धीरे 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 फिर एडॉप्शन की इस वजह से बात आई क्योंकि हम सन को क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। किस चीज के लिए? हमें सैल्वेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सैल्वेशन चाहिए। समझ गए मेरी बात या नहीं? सभी लोग बात को समझ गए या नहीं समझे? हमें सैल्वेशन चाहिए और लड़की का जन्म हुआ है, तो ऐसे केस में हम जो है सन को क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। तो हमारे हिंदू लॉ के अंदर, एंशिएंट हिंदू लॉ में भले वहां से हमारा जो कंसेप्ट चालू हुआ था एडॉप्शन का, यहां से चालू हुआ था फॉर सैल्वेशन ओनली, केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, देखो अभी तो मैं आपको बताना चाहूं 3 दिन में, 4 दिन या 5 दिन या 5-6 दिन में पूरा हिंदू मैरिज एक्ट कब तक खत्म कर सकता हूं अगर आप, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में आपको इधर उधर के क्वेश्चन पूछता है। याद रखना हरियाणा के अंदर बहुत हैवी वेटेज का, मेरे हिसाब से मेरे को मार्क्स याद नहीं आ रहे, हरियाणा के अंदर बहुत 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 थोरो बेसिस पे आपसे फैमिली लॉ पूछता है। याद रखना मेरी बात को, हरियाणा के अंदर बहुत थोरो बेसिस पे आपसे फैमिली लॉ पूछा जाता है, तो डोंट टेक इट लाइटली। समझ में आ रही है बात को? इसीलिए तो एडॉप्शन का कंसेप्ट हमारा सैल्वेशन के लिए जोड़ा गया था। अब एक बात बताओ, अब मुस्लिम लॉ की भी कहानी है, तो तभी वहां जब मुस्लिम लॉ स्टार्ट होगा ना तब आपको रियलिटी में मैं चीज समझाऊंगा कि कब हमारा मुस्लिम लॉ आया, उससे पहले क्या था, उससे भी पहले क्या था, उसमें मैंने कहानी बना के रखी हुई है आप लोगों को इजीली समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि हमारा मुस्लिम लॉ के अंदर क्या कंसेप्ट है एडॉप्शन का? भाई कोई कंसेप्ट नहीं है एडॉप्शन का, इसके पीछे भी कहानी है, कहानी है। तो मुस्लिम लॉ में ना बताओ कौन सा कंसेप्ट होता है? एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट होता है। मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट होता है, एडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं होता। तो एक बात और क्लियर होती है, हिंदू लॉ में एडॉप्शन होता है, मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन नहीं होता, मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे चलेंगे, फिर नहीं तो मिक्सचर हो जाएगा ना कि आप सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बता दो, आप हिंदू लॉ पढ़ा रहे हो या मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे हो, दोनों चीजें मिक्स कर रहे हो यार। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं करना चाह रहा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं फिर। अब आज के टाइम के हिसाब से आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज के टाइम के हिसाब से एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई अब मेरे को बताओ हिंदू मैरिज हमारी सैक्रामेंटल होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है? हिंदू एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से अगर बात करें, एंशिएंट हिंदू लॉ, तो वहां पे क्लियर है कि हमारी शादी क्या है, हिंदू मैरिज क्या है, वो सैक्रामेंटल है, वो सैक्रामेंटल इनडिसोल्युबल यूनियन होती है टू बेगेट अ सन फॉर सैल्वेशन एंड टू डिस्चार्ज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज के लिए। लेकिन 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 हमारे भारत में तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू करा हुआ है, हमारे भारत में हिंदू मैरिज एक्ट लागू करा हुआ है। तो अब आप हमारे को बताइए कि हिंदू मैरिज अपने आप में सैक्रामेंटल है या कॉन्ट्रेक्चुअल है या दोनों है? अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से मुझे बताओ, मैंने तो तुम्हें हिंट भी दे दिए थे सारे आंसर्स के, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? देखो पहली बात, हिंदू एंशिएंट हिंदू लॉ में शादी को सैक्रामेंट माना गया है, संस्कार माना गया है। ठीक है, और आपको अगर मोक्ष चाहिए तो सन का बैगेट भी आप शादी करने के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें तौर तरीके बता रखी हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से तो शादी हमारी क्या है, सैक्रामेंटल है। अब अगर मॉडर्न हिंदू लॉ, जो आज का हिंदू लॉ है, उसकी तरह से मैं बात करूं तो उसमें हमारे को क्या सीखने को मिला, हिंदू मैरिज हमारी क्या है, ठीक है, हिंदू मैरिज परफॉर्म करने की अपनी एलिजिबिलिटी है। हाँ या भाई, अगर मान लेते मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं तो क्या मैं एक और शादी कर सकता हूं? हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से बताओ, पहले तो नहीं कर सकता, तो यानी कि ये कंडीशन हो गई, कंडीशन का मेरे को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके मैं शादी लीगली तौर से कर सकूंगा। और अगर मान लेते हैं मैं अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, फिर भी जबरदस्ती मेरे हाथ पैर बांध के मेरे को बिठा दिया मंडप पे, तो क्या वो शादी अपने आप में शादी मानी जाएगी? क्या वो अपनी शादी वैलिड होगी क्या? बताओ, या वॉइडेबल शादी होगी? मेरे हाथ पैर बांध के बिठा दिया मंडप पे, तो क्या वो वॉइडेबल शादी होगी, वैलिड होगी? भाई वो वॉइडेबल होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी हमने कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, तो इससे एक चीज पता लग रही है हमें कि सैक्रामेंट तो है एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से, जो
हमारे आज के टाइम पे भी तौर तरीके हैं, ठीक है। हमारी हिंदू मैरिज सैक्रामेंटल तो है, लेकिन मॉडर्न हिंदू लॉ से हमें पता लगा हमारी शादी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। लेकिन ये इतना सिंपल आंसर नहीं है भाई, ये आपको पहले पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। जो अभी आपको मैं बताऊंगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। गौरव कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रेक्चुअल है, नहीं भाई गौरव कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, मिक्सचर होता है ये, ठीक है, मिक्सचर होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल, कैसे हमारी नजर में, हमारे टीचर ने, हमारे कॉलेज वालों ने जो हमें सिखाया था कि हिंदू मैरिज जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके टीचर लोगों ने ये सिखाया था, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके टीचर लोगों ने केवल बोला था बेटा हिंदू मैरिज क्या होती है, सैक्रामेंटल होती है। कितने लोग ऐसे हैं? मैंने बार बार वर्ड यूज करा, एंशिएंट हिंदू लॉ में सैक्रामेंटल बोला हुआ है, मॉडर्न हिंदू लॉ में कॉन्ट्रेक्चुअल बोला हुआ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, हिंदू मैरिज, मेरा क्वेश्चन है हिंदू मैरिज का, बीच का क्वेश्चन है। एंशिएंट वाला नहीं पूछ रहा मैं, मॉडर्न वाला नहीं पूछ रहा, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बच्चा जो है एंशिएंट भी पढ़ चुका है, कॉन्ट्रेक्चुअल अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा देंगे, पर मोटी मोटी बात तो बता दी ना, तो उसके बेसिस पे क्या बच्चे के दिमाग में आएगा, भाई वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है, मिक्सचर है। वो कैसे मिक्सचर है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कैसे मिक्सचर है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात दिमाग लगाइएगा, सैक्रामेंटल का मतलब मैंने आपको बताया था, सैक्रामेंटल का मतलब होता है एक तरह से संस्कार, जो कि रिवाज होते हैं, रिवाज होते हैं जो हर ह्यूमन बीइंग को अपने जीवन के अंदर अपना एंशिएंट संस्कृत के मतलब अपने जो पूर्वज लोगों ने उनको बता रखे संस्कार, उनके उनको निभाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो उनको निभाने पड़ते हैं, और ये जो संस्कार के बारे में ना हमारे को लिखा हुआ भी है कर्मा थ्योरी ऑफ इंडियन फिलोसफर्स के अंदर, ठीक है, कर्मा थ्योरी ऑफ इंडियन फिलोसफर्स के अंदर। तो जो ये बात आपको बता रहा हूं कोई एवे ही नहीं बता रहा मैं, समझ रहे मेरी बात। चलिए, और हमारा जो विवाह जो है वो एक संस्कार है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सैक्रामेंटल का मतलब संस्कार मानो, ठीक है, रीति रिवाज मानो, जो एक तौर तरीका मानो, जो कि करना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बहुत लोगों ने कॉन्ट्रेक्चुअल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हिंदू मैरिज हमारी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सारी जो सेक्शन 5 में बता रखी ये सारी कंडीशन मैं बताऊंगा अभी आपको, सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके कि कंडीशन फुलफिल करना अपने आप में शादी हो जाएगी फिर इनकी, या कुछ तौर तरीका होगा कि भैया आपको 7 फेरे लेने पड़ेंगे, चलो वो भी हमारे को कानून में डिफाइन करा हुआ है, पूजा पाठ कराना, ठीक है, एक दूसरे के वरमाला डालना, ठीक है, और बहुत सारे तरीके तौर तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो अपार को कहां लिखे हुए हैं, वो तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखे हुए नहीं है, बताओ जरा वो कहां लिखे हुए हैं, कहीं लिखे हुए हमारे, वो लिखे हुए एंशिएंट हिंदू लॉ के अंदर एज अ संस्कार के तौर पे, एज अ संस्कार के तौर पे वो एंशिएंट हिंदू लॉ में लिखे गए हैं। जो आप फुलफिल करोगे तब जाके आपकी शादी को एक तरह से पवित्र माना जाएगा, आपकी शादी को एक तरह से फुल फ्लैश माना जाएगा। आधी कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन जैसे सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, ये सब कंडीशन अपने यहां से फुलफिल कर ली, तौर तरीके, रीति रिवाज, संस्कार जो आपको निभाने हैं वो अपने एंशिएंट हिंदू लॉ से फुलफिल करें। लॉजिकली क्लियर हो गया? इसलिए दोनों को मिलके फिर हिंदू मैरिज अपनी कंप्लीट मानी जाती है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? समझ में आई मेरी बात या नहीं? ठीक है, अब वो क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा पहले सैक्रामेंटल की चीजें बता देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। सभी लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? सभी लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है ना? हाँ, किसी को कोई परेशानी हो ना भाई बता देना मुझे एक बारी, मुझे तो यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रही है अभी। और यार आज ना मेरा चश्मा मिल नहीं रहा था, ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा अपने चश्मे को, मेरा चश्मा मिल नहीं रहा, आज वो छुप के बैठा हुआ है मुझसे, कहाँ छुप के बैठा हुआ है ये मुझे नहीं पता, जितने जल्दी पता लग जाएगा ना तो मैं बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो सैक्रामेंटल के अंदर हमने क्या समझना होता है, हमारे वेद व्यास स्मृति के अगर मैं दोबारा बात करूं, वेद व्यास स्मृति के द्वारा अगर मैं बात करूं, हमारा जिसमें हिंदुओं के बारे में जो बात लिखी हुई है ना वो वेद व्यास के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। हमारे हिंदुओं के बारे में जो बातें लिखी हुई है ना वो वेद व्यास के अंदर लिखी हुई है। सबको पता होगा ये बात, तो ये तो मुझे बताने वाली बात भी नहीं पता, ठीक है, बिना उसके ये तो बात आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो इसमें क्या है ना 16 संस्कार अपने बता रखे हैं, पता है ये बात आपको, ठीक है, ये तो पता होनी चाहिए जाके, पहले की मुझे नहीं पता थी पहले, ठीक है, मुझे नहीं पता थी पहले, ठीक है। मैं तो ये जब अपना हिंदू लॉ जब मैंने अपने पढ़ा था ना ये अपने टाइम पे, तो उससे पहले मुझे नहीं पता थी। वेद व्यास के टाइम पे 16 संस्कार अपने होते हैं जिसका पालन सभी लोग करते हैं। अब
किसी के धर्म में होता है 16 के 16 फुलफिल करना, किसी के धर्म में 16 के 16 फुलफिल मत करो, कोई बात नहीं, 10 कर लो, 5 कर लो, 14 कर लो, 12 कर लो, ठीक है। तो बट होता हर किसी के में है। ठीक है, सुनील जी कह रहे हैं सर एफआईआर करा दीजिए, बिल्कुल सुनील जी एफआईआर कराऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहला संस्कार होता है गर्भबंधन संस्कार। पता है किसी को इसके बारे में? गर्भबंधन संस्कार के बारे में सुना है किसी ने, या किसी में फॉलो अप होता हो? ठीक है। दूसरा संस्कार होता है पाम सावन संस्कार, ठीक है। तीसरा संस्कार, इसके लिए ना मैंने इसके बारे में छोटा छोटा कुछ समझा के लिखा हुआ था, जितना जितना मुझे पता होगा ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जब बच्चे का मतलब गर्भ में आता है ना बच्चा, तो ये जब संस्कार अपना निभाया जाता है। फिर जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, हेल्दी बच्चा 3 महीने का अभी अपना बर्थ होने से पहले, तो तब ये वाले अपने संस्कार चलते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे का 8 महीने हो जाते हैं, तो सेकमंत्यम संस्कार, मेरे को प्रोनाउंसिएशन मेरी खराब है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो पुराने बच्चे हैं मेरी, ठीक है। तो जो 8 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो तब ये वाला संस्कार अपना निभाया जाता है। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब जन्म होता है, तो जाटकम अपना संस्कार अपना फुलफिल करा जाता है। जब फिर बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद में नामकरण का संस्कार आता है। नामकरण रखते हैं ना, सभी को ये तो पता है नामकरण, लेकिन उससे पहले भी संस्कार होते हैं जो सबको निभाने पड़ते हैं, ये सारे संस्कार जो मैं बता रहा हूं। फिर क्या होता है? फिर नामकरण संस्कार रखने के बाद, फिर नामकरण संस्कार रखने के बाद जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है ना, पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है, तो निष्कर्म संस्कार अपना एक रिवाज अपना पूरा कर जाता है। जब सबसे पहली बार वो सूरज के सामने जाता है ना बच्चा, सूरज के सामने या बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं निष्कर्म संस्कार। फिर इसके अंदर बच्चा जब सबसे पहली बार खाना खाता है, तो उसको अन्न प्रकाश अन्न प्रशासन अपना संस्कार बोला जाता है। फिर बच्चे के जब पहली बार बाल उतरते हैं, उसको हम मुंडन या चौलान संस्कार के नाम से जानते हैं। पता होगा मुंडन संस्कार, एक मुंडन कराया जाता है ना, ये तो पता ही होगा, आप लोगों ने कल मुझे बताया भी था, आप लोगों ने कल मुझे ये चीज के बारे में बताया भी था, ठीक है। फिर एक बारी जब अपना कान अपना जब पहली बार होल किया जाता है ना, तो कान वेदन संस्कार अपना होता है। फिर यहाँ पे विद्यारंभ अपना वो संस्कार होता है, जहां पे ज्ञान के लिए वो संस्कार अपना दिया जाता है। उपयान संस्कार अपना होता है, जहां पे ना टीचर अपने स्टूडेंट को, जहां पे टीचर जो होता है ना, वो पर्टिकुलर उस बच्चे को जो पैदा हुआ था, जब वो टीचर उस बच्चे को एज अ स्टूडेंट अपना एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब ये बच्चा मेरा शिष्य है, हाँ अब ये बच्चा मेरा शिष्य है, तो उसको बोलते हैं उपहान, ठीक है। फिर आता है हमारा वेदारंभ अपना होता है कि जब टीचर जो है बच्चे को वेद पढ़ाते हैं, जब टीचर जो है बच्चे को वेद पढ़ाते हैं, तो वो जब आता है। केशांत अपना संस्कार होता है कि वो इसमें भी ये बाल उतारने का ही होता है, रिड ऑफ हेयर्स, ये भी बाल उतारने का संस्कार होता है। समावर्तन अपना एक संस्कार होता है, जैसे कि अपने गुरु, पहले आपको पता होगा जब बच्चे लोग अपना पढ़ाई करने जाते थे, वो गुरुकुल में जाते थे, ठीक है। गुरुकुल में रहना, वहीं पे साफ सफाई, खाना पीना, रहना, पढ़ाई करना, सब कुछ वही होता था, घर से दूर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है। सामवर्तन क्या होता है कि जब बच्चा अपनी पढ़ाई करके गुरुकुल में कंप्लीट करके जब वापसी घर आता है, तो वो तब अपना संस्कार अपना किया जाता है। फिर बच्चे का विवाह संस्कार होता है, जिसको अग्नि संस्कार भी बोलते हैं, विवाह संस्कार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, डिवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता, एक बार आपकी शादी हो गई तो जब तक आप मरोगे नहीं साथ रहोगे। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, एट द एंड, खत्म। तो ये अपने 16 संस्कार होते हैं जो निभाने पड़ते हैं। बताओ हाँ है ना? तो देखो भाई, मैंने आज आपको 16 संस्कार भी बता दिए आप लोग, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता लगा, जो शादी है वो शादी क्या है अपनी, सैक्रामेंटल है। ये 16 संस्कारों से हमें पता लगा शादी क्या है हमारी, सैक्रामेंटल है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल की बात, कि शादी कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है। भाई पहली बात, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकती है, कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया शादी अगर हिंदू मैरिज करनी है तो सेक्शन नंबर 5 का पालन करना पड़ेगा। और यहां पे ना हमेशा याद रखना, एग्जामिनर से गेम खेलता है, आपसे पूछेगा कि सेक्शन नंबर 5 में क्या बता रखा है, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। बताओ जरा, आप लोग बताओ जरा, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बता रखा है सेक्शन 5 में, या वैलिड हिंदू मैरिज के बारे में बता रखा है? कोई बच्चा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज बता रखा है या कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज बता रखा है? अभी तुम लोगों का टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कितने पानी में हो।
हमेशा याद रखना, यहां पे हमारे को बता रखा है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज नहीं बता रखा, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज बता रखा है कि भाई अगर आपको हिंदू मैरिज करनी है ना, अगर आपको हिंदू मैरिज करनी है, ठीक है, अगर आपको हिंदू मैरिज करनी है तो इस सेक्शन में 5 के अंदर हम कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, तो और तरीके बता रहे हैं, भाई इसको पालन करते हुए अपनी शादी रचाना। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो, तो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज बता रखा है, वैलिड हिंदू मैरिज नहीं बता रखा, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, चलिए, यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन अभी प्रिपेयर हो चुका है। चलिए, अब क्या क्या होती है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, मैंने बहुत अलग तरह से डिफाइन करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना सेक्शन में 5 जब आपको बेरेक से पढ़ाऊंगा तब आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी ये मैं सोच कि सर सेक्शन में 5 में तो कुछ ही कंडीशन बता रहे कि आपने इतना सारा क्या लिख दिया। भाई मैंने सारी चीजें क्लब करके लिखी हुई है, क्लब करके, कि जब आप एग्जामिनर के पास अपना आंसर लिखने जा रहे होंगे तो आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। केवल सेक्शन 5 एक्सप्लेन करने से काम नहीं बनता, आपका सेक्शन 7 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेक्शन 8 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और सेक्शन 5 तो साथ में करना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है भाई। अगर सेक्शन 5 एक्सप्लेन नहीं करोगे तो बर्बादी है। ठीक है जी, 1 सेकंड रुकिएगा, मुझे चार्जर से कनेक्ट कर लो। हाँ जी, समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो, तो सबसे पहली बात, पहली कंडीशन क्या है सेक्शन में 5 की? सबसे पहली बात, आपका जब शादी आप अपना रचाने जा रहे हो उस टाइम क्या आपका कोई भी पति नहीं होना चाहिए या पत्नी नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। मतलब आपकी पहले से शादी ऑलरेडी वैलिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, इन दोनों ने आपस में अपना प्लान करा शादी रचाने का, बट ए ऑलरेडी क्या है? मैरिड है। ए ऑलरेडी क्या है? मैरिड है। बी कहती है कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ए से ही शादी करूंगी। बी कहती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ए से ही शादी करूंगी। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तब शादी अपना कराई जा सकती है? यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा कि अगर ए ऑलरेडी मैरिड है, बी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो ए से ही शादी करूंगी, और सेक्शन 5 की पहली कंडीशन क्या कहती है? नो लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो हमारा आपस का मामला ऊपर जाएगा या कानून की बात ऊपर जाएगी? सबसे बड़ी बात किसकी मानी जाएगी, कानून की या दोनों पार्टीज के अपने आपसदारी की बात मानी जाएगी? याद रखिएगा, यहां पे कानून की बात ऊपर मानी जाएगी, यहां पे कानून की बात ऊपर मानी जाएगी। एज पर लॉ शादी नहीं रचा सकते हैं, एज पर लॉ शादी नहीं रचा सकते हैं, मान लेते हैं इन्होंने फिर भी चुपचाप जबरदस्ती अपने कोई मंदिर वगैरह में जाके शादी कर ली, बी और ए ने, तो क्या इस शादी को मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या ये शादी रजिस्टर करा सकते हैं? क्या नहीं करा सकते? क्या अगर हस्बैंड ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होंगे तो क्या कोई तरह से मैट्रिमोनियल जितने भी अधिकार होते हैं वो बी नाम की औरत को मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे? ए को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बी ए की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मांग पाएगी? नहीं मांग पाएगी। कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं मांग पाएगी, सक्सेशन का कुछ नहीं मांग पाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बस हसीयत एट द एंड कोर्ट क्या कर देगा? आपकी शादी को वॉइड घोषित कर देगा। वैसे तो होगी वॉइड, बट कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपकी शादी को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, बात खत्म, और कुछ नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इससे हमारे को दिमाग में क्या सीखने को मिला? 2 बातें सीखने को मिली, हमें 2 बातें सीखने को मिली। पहली बात, शादी जो है हमेशा अगर लो लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही करी जा सकती है। लेकिन अगर हम शादी फिर भी जबरदस्ती कर लेते हैं, अपने मन की मानते हुए कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आप अपने मन की मानो, कानून मना नहीं कर रहा, करना करो। लेकिन जब आप अधिकारों के अपने क्लेम करने आओगे, जब कानून अपने दरवाजे बंद कर लेगा कि भाई जब आपने पहले हमारी बात नहीं मानी, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जब आपको अपना जैसा करना था ठीक लगा, जब आपने किया, अब हमें जैसा ठीक लगेगा, यानी कि कानून को जैसा ठीक लगेगा वो कानून करेगा। कानून को क्या ठीक लगा भाई? नो लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। आपके शादी के दौरान जब आप शादी कर रहे थे तो क्या ए नाम का व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था? हाँ जी था। सॉरी, योर शादी विल बी वॉइड, योर शादी विल बी वॉइड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, शादी जो है हमारी वॉइड मानी जाएगी। अब आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई राइट नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एडॉप्शन नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं हो। सबको क्लियर हो गया ना? चलो, इससे अब आपको दिमाग में क्लियर हो रहा होगा हमारी शादी क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल भी नजर आ रही है, आए ना भैया? कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, अगर कंडीशन का पालन नहीं करा तो शादी नहीं रचा सकते हम। ठीक है, और यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों की क्या होनी चाहिए? वैलिड कंसेंट। जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे हाथ पैर बांध के बैठा दिया, है ना? मेरी वैलिड कंसेंट है क्या उस टाइम पे? नहीं है।
तो यहाँ पे ना शादी को एकदम वॉइड नहीं बोलते, वॉइडेबल बोल देते हैं कि हो सकता है कि चलो शादी हो जाने के बाद दोनों के बीच में, मियां बीवी के बीच में अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, फिर दोनों अपना साथ रहने के लिए अपनी कंसेंट दे दे, ठीक है, तो तब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वॉइड घोषित नहीं किया जाता, वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो, ऐसे बहुत सारी मूवीज में हुआ भी तो है ना, जब अपना मूवीज वगैरह में देखते थे पुराने, जब मैं छोटा था, आप लोग भी जब छोटे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे पिक्चरें आती थी गोविंदा वगैरह की, ठीक है, और चलो, और यहाँ पे जो है लड़का, किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को मेंटल डिसऑर्डर ना हो, कि मान लेते हैं कि वो दिमागी तौर से ठीक ना हो, ना तो लड़के को कोई दिमागी बीमारी हो, लड़की को कोई दिमागी बीमारी हो, और भाई माँ बाप ने छुपा के रखा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शादी आपकी भाई वॉइडेबल मान लेंगे। अभी ये वॉइडेबल के बाद में खेलेंगे, ठीक है, अभी आपको पता नहीं है ना वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल का क्या मतलब, कुछ लोगों को पता होगा, भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि हमारी क्लास में अगर एक बच्चे को भी वॉइड या वॉइडेबल का मतलब नहीं पता, या कोई कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो जनरल रूल बन जाएगा मेरा, ठीक है, कि वो सभी किसी को नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, नो मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि लड़का को या लड़की को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अगर है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो शादी को वैलिड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, या फिर लड़की हो या लड़का हो, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का है कैपेबल होने चाहिए, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कैपेबल होने चाहिए प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि शादी का मतलब, शादी किस लिए करी जाती है, पर्पस क्या है, बताओ जरा पहले, शादी का पर्पस क्या है? मैंने आपको चीज सिखाई दी है, मैंने कहा था कि शादी जो है वो इसलिए करी जाती है सैल्वेशन के लिए। सैल्वेशन कैसे मिलेगा? जब बच्चे का जन्म होगा, हाँ है ना, जब बच्चे का जन्म होगा जब ही सैल्वेशन होगा। सर मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अच्छा भाई ठीक है, वेरी नाइस। समझ गए मेरी बात? शादी का अपना ये सैल्वेशन कैसे मिलेगा? जब शादी होगी तो जब बच्चे का जन्म होगा, हाँ है ना। तो एक पर्पस क्लियर हो रहा है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए ही शादी करी जाती है, टू लीगलाइजिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये आगे चल के आपको बताई जाएगी, ये चीजें थोड़ी टेक्निकल ज्यादा है, एग्जाम में के अंदर भी ये चीजें आती हैं। ठीक है, इसीलिए अभी तो बस मैं आपको बेसिक मतलब सिखा रहा हूं, ये जो बेसिक मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, आप इनसे ना डरो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए, और लड़के को या लड़की को इंसैनिटी मतलब कोई दिमागी तौर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा सर मेंटल डिसऑर्डर भी सेम है, इंसैनिटी भी सेम है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेंटल डिसऑर्डर को कहीं हमारे को सेक्शन के अंदर डिफाइन करा हुआ है, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सिज्नोफेरिया की बीमारियां यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है हमारे बेरक के अंदर, जो कि लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी कोई बीमारी है तो हम उसको मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटी में मांग सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? और दूसरी बात, लड़के ने और लड़की ने अपना 21 साल और 18 साल कंप्लीट कर ली हो, लड़के ने 21 साल, लड़की ने 18 साल, ब्राइड ग्रूम 21 साल, ब्राइड 18, दोनों तरह से मैंने बोल दिया। ठीक है, ब्राइड ग्रूम 21 साल, ब्राइड 18 साल, लड़का 21 साल, लड़की 18 साल की उम्र कंप्लीट कर लेनी होनी चाहिए। अगर इनकी 21 साल से कम है, लड़की की 18 से कम है, शादी कभी जीवन में नहीं मानी जाएगी, मान्यता शादी को नहीं मिलेगी। क्लियर है? कुछ लोग बोलते हैं 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 6 महीने बचे हैं, 21 साल कंप्लीट करने में, 18। भाई जब कंप्लीट कर लोगे तब करो, सीधा सा रूल है, सीधा सा नॉर्मल सा रूल है। क्लियर? पार्टी अपना मेजर होनी चाहिए, मेजर मतलब साउंड माइंड। समझ आ गई मेरी बात? मेजर तो होंगी ना भाई, 21 साल और 18 साल, समझ गए मेरी बात, मेजर तो होंगी। फिर जो शादी जो है आपको अगर रजिस्टर करानी होगी, ठीक है, तो आप रजिस्टर कराने ला, हालांकि रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं बोला अभी नहीं बोला, लेकिन अगर मैं राजस्थान की तरफ जाऊं ना, राजस्थान की सरकार ने ना शादी को रजिस्टर कराने के लिए मैंडेटरी बोला हुआ है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज वगैरह बहुत होती है, राजस्थान में चाइल्ड मैरिज वगैरह बहुत होती है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज वगैरह बहुत होती है, इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए अभी चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करूं। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, अरे सर हाँ चाइल्ड मैरिज भी तो कंसेप्ट होता है, वो चाइल्ड मैरिज जो है हमारा वैलिड है, वैलिड नहीं है। देखो सीधे शब्दों में बोलूं, आप लोगों की तो आखिरी क्लास है डेमो वाली, इसलिए मैं बता देता हूं, वन तो जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स है ज्वाइन हो चुके हैं जो, वो तो चलते रहेंगे। चाइल्ड मैरिज हमारी वैलिड होती है, साथ में पनिशेबल होती है। ठीक है, समझ लेना मेरी बात, बस सेक्शन में 17 पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो मैरिज जो है अपना रजिस्टर्ड अपना कराना जरूरी है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शादी को रजिस्टर कराने के लिए कौन सा सेक्शन हमारा डील करता है? सेक्शन नंबर 8, याद रखना। और राजस्थान वालों ने ना 25 रुपए जुर्माना भी लगाने के लिए बोला है कि जितने दिन आप लोग अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराओगे, जितने दिन आप अपना शादी रजिस्टर नहीं कराओगे, उतने दिन आपके ऊपर 25 रुपए का जुर्माना लगता रहेगा। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार ने अपना करा हुआ भी है रूल, आगे चल के इसके आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे।
ठीक है, चलो समझ में आ गई मेरी बात। अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर कोई भी कंडीशन का ब्रीच होता है, कोई भी कंडीशन का ब्रीच होता है, तो ऐसे केस में शादी कैसे खत्म हो सकती है? देखो, डिवोर्स के जरिए तो हो ही सकती है, ठीक है, डिवोर्स के लिए तो शादी अपने आप ही खत्म हो ही सकती है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी शादी वॉइड है, तो उसके लिए आपको डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपको अपना कोर्ट से डिक्लेयर करा, अगर वॉइड डिक्लेयर करा दोगे, बात खत्म। जैसा आप देखो, पहली बात, मैं अपने इस लड़के से, इस लड़के ने मेरे साथ धोखा करा है। जैसा आप पूछेंगे क्यों करा है, कि जैसा जब शादी हो रही थी हमारी, ये मेंटल डिसऑर्डर में था, ये इसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी, जो कि एज पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इसका वायलेशन है। तो ऐसे केस में आप हमारी शादी को वॉइड घोषित कर दीजिए, काम ही खत्म, काम ही खत्म, ठीक है। तो ये इस पे भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपको एक बात याद रखनी है कि दो मियां बीवी ने अपना आपस में शादी रचाई है, तो अगर इनको लगता है कि इनकी अनबन हो रही है, तो क्या शादी खत्म हो सकती है? द आंसर इज यस, डिवोर्स के कंसेप्ट से इनकी शादी खत्म हो सकती है। लेकिन हमने एंशिएंट के अंदर क्या कहा था? हमने एंशिएंट के अंदर क्या कहा था कि भाई शादी खत्म नहीं हो सकती, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स। पढ़ाया था मैंने आपको ये चीज। एडॉप्शन का कंसेप्ट तो होता है, लेकिन डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं होता। एडॉप्शन का किसने कहा था मैंने? सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति होगी। कि अगर बच्चे हमारे पे मियां बीवी के बीच में लड़की का जन्म हो गया, लड़के का जन्म नहीं हुआ, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए अडॉप्ट कर लो भाई, बच्चे को, लड़के को अडॉप्ट कर लो। समझ में आ गई? और मैंने क्या कहा था, मुस्लिम लॉ के अंदर हमारा एडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो बात की कहानी है, अभी दिमाग नहीं लगाना। चलो, और याद रखना एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, एक और हमारा सेक्शन 5 के अंदर ही अपनी कंसेप्ट आता है। सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 4 पढ़ोगे ना, सेक्शन में क्लॉज 5 का क्लॉज नंबर 5 पढ़ोगे, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्या? कि लड़का और लड़की अपना प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। यानी कि मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फादर की साइड से 5 पीढ़ियां, मदर की साइड से 3 पीढ़ियां, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी कि जो ये ब्रांचेस है ना, ये दोनों आपस में भाई बहन नहीं होने चाहिए, इतनी बात है। अब पीढ़ियों से कैलकुलेट करेंगे तो लड़के के मेल पर्सन के हिसाब से 5 पीढ़ी, फीमेल पर्सन के हिसाब से 3 पीढ़ियां, आपस में इनके एंसेस्टर्स, इनके जो पूर्वज है, वो एंसेस्टर्स जो है कॉमन नहीं होने चाहिए। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। डिटेल में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और सपिंडस के बारे में आपको बताऊंगा। समझ में आ गई मेरी कहानी? सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताते रहो जल्दी जल्दी सभी लोगों को कि जो शादी है, जो परफॉर्म करी जाएगी, जो शादी अपनी परफॉर्म करी जाएगी, उनके बीच में वो लड़का लड़की आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए, एक दूसरे के भाई बहन नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के एंसेस्टर सेम नहीं होने, जैसे बोलते हैं ना, गोत्र सेम नहीं होने चाहिए। पढ़ा ये बात आपने? हिंदुओं में होता है कि लड़के के और लड़की के गोत्र सेम नहीं होने चाहिए। अगर गोत्र सेम होते हैं तो ये माना जाता है कि इन दोनों के पूर्वज कौन थे? सेम थे। इन दोनों के पूर्वज कौन थे? सेम थे। ये बोलते हैं ना भाई, भाई बोलते हैं यार, सब में बोलते हैं कि ये माना जाता है ना, गोत्र अगर लड़का लड़की का सेम है तो इनके एंसेस्टर सेम है, यानी कि वो या तो प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रहे हैं या सपिंडा में आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जब हमारे, ये तो हमारा यहां पे भी होता है ना, क्या बोलते हैं, सेक्रेमेंटल के तौर पे भी तो तौर तरीका अपना देखा जाता है, ठीक है। तो अब इसको हमने कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर भी डाला हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेरेमनीज जो है ना, वो परफॉर्म करना सप्तपदी के अंदर, उसके अंदर एक आधा पार्ट जरूरी है। यानी कि अगर हिंदुओं की शादी हो रही है तो वहां पे फेरे लेना जरूरी है, ये हमारे को कानून खुद कहता है, सेक्शन नंबर 7। ऐसा नहीं है कि भाई चार दीवारी में बस अपने एक दूसरे को माला पहना दी, हो गई शादी, हो गई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सेक्शन नंबर 7 कहता है, पहली बात, लड़के के कस्टम फॉलो करो या लड़की के कस्टम फॉलो करो, किसी एक जने के तो कस्टम फॉलो करे जाने चाहिए शादी कराने के लिए, ठीक है। ये सेक्शन 7 कहता है। साथ में एंड वर्ड यूज करके क्लॉज 2 में सेक्शन 7 कहता है कि भाई आपने भले लड़के के कस्टम फॉलो करे हो, लड़की के कस्टम फॉलो करे हो, शादी रचाने के लिए सप्तपदी करा होना जरूरी है, फेरे लेना जरूरी है। मैं बार बार फेरे वर्ड यूज कर रहा हूं बेटे, बट यहां पे ना फेरे वर्ड यूज नहीं करा, स्टेप वर्ड यूज करा है। अगर आप सेक्शन नंबर 7 खोलोगे ना, वहां पे स्टेप वर्ड यूज करा है, स्टेप्स, कि 7 कदम चलना। देखो 7 कदम कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए मेरे 7 कदम। हमारे सेक्शन 7 में स्टेप वर्ड यूज करा है, राउंड वर्ड यूज नहीं करा। फेरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 7 चक्कर लगाना, 7 राउंड लगाना, या 7 कदम चलाना। भाई 7 कदम तो आपसे यहां से लेके वहां जाऊंगा, मेरे 7 कदम चल लूंगा मैं, है ना।
तो ये भी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई 7 फेरे होते हैं या 7 कदम होते हैं, ठीक है। बट हमारे बचपन से तो हमारे को सिखाते जा रहे हैं कि 7 फेरे लेने होते हैं, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती, इसमें आप 7 फेरे ले, कहीं कहीं तो 4 फेरे भी होते हैं भाई, कहीं कहीं तो 4 फेरे में भी शादियां होती हैं, तो वो अपना एक पर्सनल इंडिविजुअल कस्टम होता है। बट यहाँ पे हमारे को सेक्शन 7 में बोला है सब्तबड़ी करना होना बहुत जरूरी है भाई, सब्तबड़ी करना होना जरूरी है। अब आप 4 फेरे ले, 7 फेरे ले, 10 फेरे ले, 2 फेरे ले, 7 कदम चल लेना बस, आप जितने फेरे बाद में लेते रहो। क्लियर है मेरी बात या नहीं? ये चीज भी आपको जब सेक्शन 7 पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये था हमारा आंसर, ये था मेरा आंसर। क्या हिंदू मैरिज हमारा सैक्रामेंटल है या कॉन्ट्रेक्चुअल है? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको क्लियर रूप से बिना रटे हुए जवाब दे सकते हो। पहली बात आप बोलोगे कि भाई देखो, हिंदू मैरिज जो है हमारी एक संस्कार होती है, हिंदू मैरिज जो है हमारी सैक्रामेंटल होती है, इनडिसॉल्वेबल यूनियन होती है, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल टू बेगेट अ सन होती है, ठीक है, टू बेगेट अ सन होती है फॉर सेलिब्रेशन के लिए, एंड ये हमारी डिस्चार्जिंग फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज के लिए हम मैरिज करते हैं, ठीक है। हमने एंशिएंट हिंदू लॉ के हिसाब से बता दिया। दूसरी बात, वेद वेदांत स्मृति के हिसाब से 16 संस्कार जो होते हैं वो परफॉर्म, ये सारे लिखने नहीं है कि तुम सोचो अरे भैया हम तो सारे संस्कार लिखने बैठेंगे, ये लिखने बैठोगे तो टाइम खराब करोगे अपना, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना, ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे तुम्हारे दिमाग में कोई नई चीजें सीखने को मिले, मैंने तभी एक टेबल बना के रखी हुई, ये लिख के मत आना एग्जाम में, फिर वो एग्जाम में मेरे को बोलेगा कि बताओ यार आयुष सर के बच्चे कैसे आलतू फालतू की चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए आलतू फालतू नहीं है ना, हम तो इसकी गहराई जानते हैं कि हमने कितना टाइम लगाया चीजों को समझने के लिए। अब यार हर कोई इतना इजीली ये चीजें नहीं समझ पाएगा ना, ये तो आपके मेरे आपसदारी वाली बात है कि हमने 16 संस्कार के नाम भी पढ़े, समझ मेरी बात या नहीं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या करा, कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में थोड़ी कहानी बताओ। कॉन्ट्रेक्चुअल के हमने कहा सेक्शन 5 का हमें पालन करना पड़ेगा, और सेक्शन 5 क्या बताता है, हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशन बताता है, वैलिड की नहीं बताता। वैलिड तो भाई देखा जाएगा ना, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, इनवैलिड है ना। हम कौन होते हैं? हम तो कोई नहीं होते। बट हमें ध्यान रखना है कि जब शादी हो रही है, एक और शादी ना हुई हो, दिमागी तौर पे सही हो, इंसैनिटी ना हो, कंसेंट पूरी देते हो, ठीक है, और मेजर पार्टीज हो, उम्र कंप्लीट कर ली हो 21 साल के लड़के ने, 18 साल की लड़की ने, ठीक है, शादी रजिस्टर करानी है करा लेना, सेक्शन 8 बात करता है। राजस्थान में मैंडेटरी करा हुआ 25 रुपए जुर्माना लगाने के लिए, ठीक है, ये भी हमारे को बता रखी है, बताए मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमारे को अपनी शादी को तोड़ना है तो हम तोड़ सकते हैं डिवोर्स के लिए, लेकिन एंशिएंट हिंदू में नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था भाई, जो दोनों पार्टीज है ना वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज और रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए, सपिंडा के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो एंसेस्टर उनके कॉमन नहीं होने चाहिए, पूर्वज उनके पूर्वज कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं माना जाता हमारे हिंदुओं में, ये हमारा कानून भी कहता है, हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ भी कहता है, ठीक है। और जो सेरेमनीज है ना, सेरेमनीज करते दौरान आपको सेक्शन 5 का पालन करना, सेक्शन 7 का 5 का तो करना जरूरी है, सेक्शन 7 का भी जरूरी है। यहाँ पे शैल वर्ड यूज करा हुआ है कि जब आप अपना शादी के कस्टम, जैसे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है कि जब शादी रचाई जा रही है, मान लेते हैं ए नाम का लड़का है और लड़की है, ठीक है, लड़का है जैन, सिख ले लो, चलो सिख, लड़की है मान लेते हैं जैन। अब सिख धर्म में अलग तरह से शादी होती है, और क्या सिख जैन होते हैं, ओ सॉरी सिख जो है अपना हिंदू होते हैं? बताओ जरा, अभी पढ़ा था हमने कि ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म कौन कौन सी थी, जैन, सिख, बौद्ध, हाँ है ना। और जैन धर्म में अलग तरह से शादी होती है, हाँ है ना। तो दोनों हिंदू हैं अपनी जगह, सिख भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है, इनका भी अलग तरीका है शादी करने का, इनका अपना अलग तरीका है शादी करने का, समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्वेश्चन ये आता है कि इनका कस्टम फॉलो करा जाए या इनका कस्टम फॉलो करा जाए, ये क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में। एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये आता है, तो इसके लिए आंसर हमारे को कहां मिलेगा, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में ना वर्ड देखना, क्लॉज नंबर 1 में, मैं अगली क्लास को ना कल जो हमारी क्लास होगी ना, मैं उसमें बेरेक दिखाऊंगा आपको। तो सेक्शन 7 में ना और वर्ड यूज करा हुआ है, उसमें बोला है कि भाई देखो शादी रचाते हुए आप ए का कस्टम फॉलो करो तब भी बढ़िया, बी का कस्टम फॉलो करो तब भी बढ़िया। हमने केस पढ़ा था ना, कौन सा केस था यार, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू लड़की से जब शादी कर रहा था, वो कन्वर्जन का, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का केस था, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी का केस था। हमने कहा नहीं था उसमें कि लड़का जो है क्रिश्चियन था, लड़की हिंदू थी, लड़के ने क्या करा, हिंदू लड़की से शादी करी हिंदू कस्टम का पालन करते हुए, बताया था मैंने आपको ये चीज।
तो कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम करा कि बेटा तुमने शादी अपना हिंदू धर्म से करी है, तो ये एज्यूम करा जाएगा तुमने कन्वर्ट कर लिया अपना हिंदुइज्म के ऊपर, तो आपके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगी। आपकी शादी और आपके बच्चे के बीच में, आपकी वाइफ के बीच में हिंदू लॉ एप्लीकेबल होंगे। याद है सभी लोगों को? कितने लोग ऐसे जिनको याद नहीं है, या कितने लोग ऐसे जिनको याद है? जो जिन लोगों को याद है वो यस लिख के बताओ, जितने लोगों को याद है वो यस लिख के बताओ। चलो जी, मुद्दे की बात। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो क्या दोनों के कस्टम को फॉलो करना जरूरी है, या आइदर कस्टम को फॉलो करना जरूरी है? आइदर मतलब या तो लड़के के या लड़की के, कोई बात नहीं, वैलिड माना जाएगा। मतलब वैलिड तो नहीं बोलेंगे, शादी इनकी पूरी फुलफिल हुई है वो मानी जाएगी, कंडीशन का सारा फुलफिल उन्होंने करा है वो माना जाएगा। फिर अगर आपको लगता है रिसेप्शन करनी है, भाई रिसेप्शन लड़की के कस्टम से कर दो, खत्म बात, क्या दिक्कत है? या समझ मेरी बात? या दोनों के करने, दोबारा शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी इन द सेंस एक और बार लड़की के कस्टम से करनी है, तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात या नहीं? चलो, फिर मैंने एक लाइन यहां पे लिखनी होती है, याद रखना एग्जाम के अंदर ना, ये लाइन लिखनी होती है कि हाउ एवर आफ्टर डिटरमाइनिंग द अफोरसेड कंडीशंस, हिंदू मैरिज इज अ मिक्सचर ऑफ सेक्रेमेंटल, वैसे ना यहाँ पे एंड आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एंड आना चाहिए। भाई मैं भी इंसान हूं, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है। हिंदू मैरिज इज अ मिक्सचर ऑफ सेक्रेमेंटल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, ठीक है, कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, सेक्रेमेंटल भी है। और सेक्रेमेंटल का मैंने पूरी डिटेल में आपको कहानी बता दी। भाई संस्कार है यार, शादी तो संस्कार के तौर पे मानी जाती है, और उसका डेफिनेशन लिख दे रहा मैरिज की आप एक, जो आपको सिखा रखी है मैंने एंशिएंट लॉ के हिसाब से, कि वो सैल्वेशन के लिए शादी रचाते हैं अपना, ठीक है जी। चलिए, फिर मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता रखा है, मैं आपको क्रक्स के अंदर बता देता हूं, क्योंकि अब आज हमारी थर्ड लाइव क्लास है ना, वो डेमो क्लास है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मैंने ना एक ये चीज भी डाली है, पता है ना, उत्तराखंड वालों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारा कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा है। उत्तराखंड वालों ने, उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा है। पता है सभी लोगों को? एक ही रूल होगा शादी करने का, डिवोर्स करने का, मेंटेनेंस लेने का, सक्सेशनशिप के लिए, सारी चीजों के लिए। 7 फरवरी 2024 को अब गवर्नर का कंसेंट आना बाकी है, प्रेसिडेंट का भी कंसेंट। देखो गवर्नर और प्रेसिडेंट ना मिलकर अपना डिसाइड करते हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर, ठीक है। हाँ मित भाई, सब तो बड़ी हो जाएगी, वो टेंशन मत ले, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी सरकार में पास करा है 7 फरवरी 2024 को, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? भाई देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आर्टिकल नंबर 44 के अंदर बता रखा है। आर्टिकल नंबर 44 हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या बात करता है? आर्टिकल 44 क्या बात करता है कि भाई देखो, पर्सनल लॉ होगा ना, उसके लिए एक कानून बनाओ, एक पर्सनल लॉ होना चाहिए। वही शादी के बारे में बात कर रहा है, वही सक्सेशन के बारे में बात कर रहा है, वही मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और सारे लोग, भले आप हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, पारसी धर्म हो, जीव धर्म हो, सारे के सारे लोग एक ही कानून, पर्सनल लॉ से गवर्न होने चाहिए, शादी के लिए, सक्सेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आपको शादी जैसे करनी हो वैसे अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब अधिकारों की बात आएगी ना, एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट्स के बारे में बात आएगी, तब जो है मैरिज, सक्सेशन, मेंटेनेंस, कोर्ट विल डिसाइड ओनली फॉर दी वन लॉ, कोर्ट विल डिसाइड ओनली फॉर बाय दी वन लॉ। वो आपके पर्टिकुलर पर्सनल लॉज के बार बार ओपन अप करके देखेगा नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 44 कहता है, ये आर्टिकल नंबर 44 कहता है। और एक केस भी आया था, केस का नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर यह बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में बोला था कि भाई सरकार को, भले वो राज्य सरकार हो, भले वो केंद्र सरकार हो, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोली थी। याद रखना मेरी बात को, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, यूनिफॉर्म यूनियन एक ही तो बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनियन नहीं बोलेंगे ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान हम पर्सनल लॉ करना चाहते हैं, शादी के लिए, सक्सेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आपको शादी जैसे रचानी हो आप रचा सकते हो, अपने कस्टम को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ जैसा करते हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके अधिकारों के एनफोर्समेंट के बारे में बात आएगी, जब आप अपना एक कदम कोर्ट में लेके आओगे, जब आप कोर्ट में आओगे, उस चीज के जब राइट्स को चेक करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, शादी के, सक्सेशन के, मेंटेनेंस के, कि अगर किसी को डिवोर्स चाहिए, किसी को जुडिशियल सेपरेशन चाहिए, किसी को
आरसीआर चाहिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए, ठीक है, और मेंटेनेंस चाहिए, किसी को सक्सेशन की प्रॉपर्टी हमारे को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तब उन मुद्दों के रिगार्डिंग जो कोर्ट डील करना चाहता है वो पर्सनल लॉ के लिए एक कानून के लिए ही डील करना चाहता है, क्योंकि मुस्लिम लोगों का अलग है, क्रिश्चियन लोगों का अलग है, ज्यू का अलग है, पारसी का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इसीलिए यहां पे तो ये हुआ है उत्तराखंड में, देखा जाएगा 7 फरवरी 2024 को। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ना मेरी बात सभी लोगों को? बताओ। ये तो कल मैंने आपको बता ही दिया था, हमारा जो प्रियम्बल है ना, हिंदू परिजात का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल हमारा क्या है, हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं, और हमारा प्रियम्बल ने बोल रखा है कि जो कानून है ना हिंदूज की शादी के लिए, वो कोडिफाइड है, सेक्शंस में डिवाइड है। बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट है। हम अमेंड क्यों करते हैं किसी चीज को? हम अमेंड इसलिए करते हैं चीजों को इंप्रूव करने के लिए, जमाने के हिसाब से। 50 साल पहले जमाना अलग था, हाँ है ना, अब 50 साल बाद जमाना अलग है, 50 साल बाद अब आगे अलग अलग तरह का होगा, तो हमारे को इंप्रूव करना पड़ेगा ना, कानून को भी तो इंप्रूव करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, और रिमूव करना पड़ेगा डिफेक्ट्स को, हाँ है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 2 में जब मैंने पहली क्लास की ली थी, मैंने सिखाया था आपको कि पहली क्लास में हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा रहता था कि भाई अडॉप्शन नहीं करोगे, नहीं कन्वर्जन नहीं करोगे, सॉरी, कन्वर्जन करके आप हिंदू नहीं बन सकते। हिंदू पैदा होते हैं, हिंदू बनाए नहीं जाते, ये मैंने बताया था ना। बट वो सेक्शन 2 में से इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया गया था। आप देख लेना अभी भी, आपके सेक्शन 2 में अमेंडमेंट लिखी होगी, ठीक है। सुनील जी कह रहे हैं, हाँ अमित एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अमित का मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, 1 मिनट रुको सर। तो इस सिख और जैन वाली शादी में सप्तपदी होगी? देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है ना, कस्टम फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप जैन का कस्टम फॉलो कर रहे हो वहां तो होगी होगी, अब आप सिख का फॉलो कर रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, सिख के कस्टम में अपना सप्तपदी होती है तो करो, नहीं होती तो नहीं करो। कस्टम फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, कस्टम फॉलो करना जरूरी है। कुछ कुछ कस्टम में ऐसा होता है कि सप्तपदी नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनवैलिड नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टम फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको फॉलो करना जरूरी है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो रिमूव द डिफेक्ट टू चेंज, अगर कुछ चेंज करना है तो करेंगे, ठीक है। और हमारा कोडिफाइड है, जो हमारे रूल्स जो है हमारा कानून के लिए, वो हर चीज के लिए, जैसे कंडीशन के लिए अलग सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग सेक्शन है, सप्तपदी के लिए अलग सेक्शन है, डिवोर्स के लिए अलग सेक्शन है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए अलग, आरसीआर के लिए अलग, डिवोर्स के लिए अलग, वगैरह वगैरह, ठीक है, कोडिफाइड इसे बोलते हैं। और आपको सबरीमाला का केस पता है? सभी लोगों को सबरीमाला के केस के बारे में पता है? सभी लोगों को सबरीमाला के केस के बारे में पता है? बताओ जरा, सभी लोगों को सबरीमाला के केस के बारे में पता है? चलो मैं बताता हूं, करेक्ट के अंदर बताऊंगा, मुद्दे की बात बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना। सबरीमाला का केस का नाम देख लो पहले, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, 2018 सुप्रीम कोर्ट। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2018 सुप्रीम कोर्ट। क्या था, सरकार ने, केरला सरकार ने क्या करा भाई, अपने कानून लाया। कानून का नाम भाई अजीब सा है, मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, ये वाला कानून है। इसके अंदर एक क्लॉज ऐड करा, सेक्शन, इसके अंदर इन्होंने क्लॉज ऐड करा था, हाँ रूल बनाया था एक, रूल नंबर 3 क्लॉज बी, रूल नंबर 3 क्लॉज बी, देखना सबको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है ना? हाँ, रूल नंबर 3 क्लॉज बी ऑफ KHPW एक्ट, तो केरला के कानून, अपना स्टेट गवर्नमेंट ने कानून लेके आई थी। तो इस कानून में इन्होंने बोल दिया कि भाई जो लड़कियां, जो औरतें 10 साल से लेके 50 साल की उम्र की हैं, जो औरतें 10 साल से लेके 50 साल की उम्र की हैं, उनके लिए सबरीमाला जो टेम्पल है वो बंद रहेगा। उनके लिए जो सबरीमाला टेम्पल है वो भाई साहब बंद रहेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं 10 साल से लेके 50 साल की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सबरीमाला टेम्पल में जाके पूजा पाठ कर सको, अपना पूजा कर सको, आरती कर सको, माथा टेक सको, जो भी आप अपना करना चाहते हो, ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात? ठीक है, तो ये सरकार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपना केरला वाली तो लेके आई, तो चलो फिर ये अपना चलन चालू हो गया, चलता रहा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट 2018 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना मामला आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात को पेश करा गया कि जैसा यहाँ पे 10 साल से लेकर 50 साल की महिला
कि जो उम्र उम्र की जो महिला है उनको सबरीमाला टेम्पल के अंदर रोक लगाई गई है यार, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। ठीक है, इसके पीछे आप लोग समझ पा रहे होंगे रीजंस। ठीक है, इसके पीछे आप लोग रीजन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या वगैरह वगैरह, इस वजह से उनको सबरीमाला टेम्पल हमारा शुद्ध टेम्पल है, ये है वो है, इस वजह से हम इनको एंट्री नहीं देने देंगे। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स अपने रेज करे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली बात, ये जो सरकार अपना रूल लेके आई है ना, सेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ KHPW, इसको पहले तो स्ट्रक डाउन करो, इसको स्ट्रक डाउन करो। ये बिल्कुल बेसलेस रूल है, और साथ में ये रूल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। दूसरी बात, जो महिलाओं को सरकार ने रोक लगाने की बात करी है, 10 साल से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाओं को रोक लगाने की बात करी है, ये भी अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे आप किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस को ऊपर कानून बना के, रूल बना के रोक नहीं लगा सकते हो। सबका अपना फंडामेंटल राइट है, सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबका अपना लीगल राइट है अपनी पूजा पाठ करने का, मंदिर जाने का, माथा टेकने का, कुछ भी करने का। भाई आप कैसे कौन होते हो रोक लगाने वाले? ठीक है, आप कौन होते हो रोक लगाने वाले? किसी के धार्मिक आस्थाओं के ऊपर कैसे रोक लगा सकते हो आप? बस एक रूल बना के, एक कानून बना के। तो हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज है नहीं है, हाँ है ना? तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्सा हुए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बोला था कि ये जो रूल लाई है केरला सरकार, ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्रक डाउन किया जाना चाहिए। कोई भी महिला को रोका नहीं जाएगा जो 10 साल से लेकर 50 साल की, कोई भी, मतलब उम्र भी छोड़ो ना, उम्र भी छोड़ो, कोई भी महिला को रोका नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति, महिला भी छोड़ो, कोई भी अमीर गरीब महिला आदमी, किसी को रोका नहीं, बच्चा बूढ़ा, किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, और यहां पर बोला कि द कोर्ट फर्दर पास डायरेक्शन पास करी कि भाई सेफ्टी फॉर वुमेन पिलग्रिम्स एंटरिंग इनटू द टेंपल, कि महिलाओं के जो उनको अधिकार है, पिलग्रिम्स है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, अगर कुछ भी हम पुलिस वालों के द्वारा अत्याचार करते हुए हमें दिखा तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। ठीक है, तो ये वायलेशन, और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना चाहिए। हाँ जी भाई, कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? 14, 15, 17, 14, 15, 17, 14, 15, 17। क्लियर हो गया सबको? मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? सबरीमाला का केस भी समझ में आ गया? भाई इतनी बात याद रखनी होती है हमारे, हम तो यार जुडिशियल एस्पिरेंट है ना, अब हमें पूरी कहानी थोड़ी ना याद रखनी है। एग्जाम के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इतनी ही बात लिखूंगा, इतने ही नंबर मिलेंगे मेरे को, इतने ही अपना स्टेप्स में अपनी चीजों को रखना होता है। बताने को तो आपको 15 मिनट खर्च करके आपको बता सकता हूं, बट फायदा नहीं है ना उस चीज का। मुद्दे की बात, 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं को रोक लगाई गई थी, और सरकार अपना रूल नंबर 3 क्लॉज बी का कानून लेके आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, स्ट्रक डाउन करा इस रूल को, और कौन सा आर्टिकल वायलेशन था? 14, 15, 17, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मेरी बात। अब मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं जो मैं आपसे कह रहा था क्लास के स्टार्टिंग में, कि मैं आज की क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपका दिमाग घुमा देगा, या आपको जिसका आंसर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अपना बहुत अभी सिंपल से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता हूं। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से सभी लोग। अभी जो आप लोगों का दिमाग इधर उधर होगा उसको साइड रखो, मेरी बात पे गौर करिएगा प्लीज, मेरी बात पे गौर करिएगा प्लीज। ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने शादी करी बी नाम की लेडी से। ए और बी अपना आपस में शादीशुदा हैं। ये अपना कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ये अपना कहां रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। मान लेते हैं ये जो हस्बैंड है इसकी जॉब लग गई, कहां पे? यूएसए में। भाई अच्छी जगह मल्टी एमएनसी में काम करता होगा, इसको बोला भैया 50,000 रुपए तो यहां कमा रहा है, तो यूएस में चला जा, तेरे को हम 80,000 या लाख रुपए दे देंगे उधर। ए नाम का व्यक्ति कहने लगा कि हाँ यार, मेरे को अपनी फैमिली भी अपनी अच्छी वेल्थी बनानी है, अच्छी बनानी है, तो चलो मैं यूएस में चला जाता हूँ, यूएस के अंदर काम करने लग जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई कहानी यहाँ पे? अब लड़का चला गया कहां पे? यूएस में चला गया। लड़का यूएस में चला गया। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मान लेते हैं अगर ए नाम के व्यक्ति ने यहां पे यूएस में रहते हुए रहने लग गया है, ए नाम का व्यक्ति ऐसे कोई 1-2 महीने के लिए नहीं गया, अब इसके यहां पे नौकरी लग गई है यूएस में। समझ गए मेरी बात? ए नाम के व्यक्ति की यूएस में नौकरी लग गई है। अब ए नाम के व्यक्ति ने क्या करा? एक सी नाम की महिला थी, इससे शादी कर ली। ए नाम के व्यक्ति ने एक सी नाम की लड़की थी, महिला थी, इससे शादी कर ली। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है
कि ए और सी ने जब अपनी ये शादी करी है, ये शादी हो गई है, क्या ए नाम का व्यक्ति की जो ये शादी है ये वैलिड मानी जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, क्या जो ये बी महिला है, क्या वो ए के ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगा सकती है? क्या शादी इनकी वॉइड डिक्लेयर हो सकती है? क्या, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से। डिवोर्स ले सकते हैं क्योंकि बाइगेमी, डिवोर्स इज ऑल्सो, बाइगेमी इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर, बना सकते हो उसे, वरना वॉइड मैरिज में ले जाना। बताओ जरा मेरी बात, सबको पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन का दिमाग आपका हमेशा सरदर्द करेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा सिरदर्दी करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात नहीं समझ रहे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना यार तुम लोग? ठीक है, अब याद रखना, अब मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं। अगर मैं सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 2 पढ़ता हूं ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वहां पे एक वर्ड यूज करा हुआ है, वहां पे वर्ड यूज करा हुआ है डोमिसाइल। वहां पे वर्ड यूज करा हुआ है डोमिसाइल, कि एक लड़का और एक लड़की आपस में, वो भी छोड़ो, एक लड़का या लड़की डोमिसाइल होने चाहिए, डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल की बात करी गई है। अब ये कंफ्यूजन वाली बात है, एक बारी चलो बेर एक्ट को रीड ही कर लेते हैं, तुम्हारी कसर पूरी हो जाएगी। एक बारी बेर एक्ट को रीड ही कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 को मैं रीड करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना। कहां है भैया? हाँ ये रहा। ठीक है, सबको दिख रहा है ना यार? ये एग्जाम्पल को मुझे रब करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबका एग्जाम्पल तो याद है ना? ये एग्जाम्पल को मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम पे एक ही टेक्स्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, रब कर दूं ना वैसे? दोबारा मैं कहानी आज से एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये कहानी आपको आती होगी। ठीक है, चलो यहां पे वर्ड क्या यूज करा हुआ है? सेक्शन नंबर 1 का क्या लिखा है? हिंदू मैरिज एक्ट नाम है, और ये जो कानून है हमारा एप्लीकेबल होता है होल इंडिया के ऊपर। ये एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट को भूल जाओ। ये भैया इन्होंने नए बेर एक्ट में भी अपनी बात को अमेंड करा ही नहीं है। मैंने नया बेर एक्ट डाउनलोड करा ऑफिशियल वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ मैंने, वेबसाइट, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, इसको काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि इसके लिए मैंने कहा है ना J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लिस्ट नंबर 35। ठीक है, ये बता रखा है। और क्या लिखा है? एंड, यहां पे वर्ड क्या यूज करा हुआ है? यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल। ठीक है, अब समझ में आ गया? मैंने बोला था आपको डोमिसाइल वर्ड यूज करा हुआ है। अब समझ में आ गया ना? मैंने वर्ड बोला था कि डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। तो इसके लिए ना आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनी रहेगी, क्योंकि यहां पे ना वर्ड यूज करा है डोमिसाइल का, यहां पे वर्ड यूज करा है डोमिसाइल का। तो जब डोमिसाइल का वर्ड यूज करा है तो डोमिसाइल का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, रेसिडेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो डोमिसाइल का मतलब होता है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं, डोमिसाइल का मतलब होता है आपका निवास स्थान, निवास भूमि बोल लो। ठीक है, निवास भूमि, कि जहां पे आप बचपन से पैदा हुए हो, रह रहे हो, वो आपका क्या है? डोमिसाइल। तो जो लड़का लड़की की जब शादी हुई थी, जब यहाँ पे ए और बी की अपना शादी हुई थी, ये शादी होते कहां रह रहे थे? इंडिया में। लड़का भी इंडिया का था, लड़की भी इंडिया की थी, तो ये डोमिसाइल किसके माने जाएंगे? इंडिया के माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? अब लड़का चला गया अपना यूएस में जॉब करने, तो ये जो ए नाम का व्यक्ति इसमें यूएस का वो रेसिडेंट माना जाएगा कि भैया ये अभी रेसिडेंट है, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल जितने टाइम के लिए भी अपना रह रहा है, जॉब करने के लिए केवल रह रहा है, लेकिन ये मूल निवासी किसका है? इंडिया का है। ये मूल निवासी इंडिया का है। तो हमारे बेरक के अंदर डोमिसाइल वर्ड यूज करा है या रेसिडेंस वर्ड यूज करा है? पहले तो मेरे को ये बताओ। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया। तो रश्मि आप एक बार अपडेटेड बेरक अपना डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये कुछ बेरक में ना क्लॉज 2 डाला हुआ नहीं है, सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 2 डाला हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। तो हमारे बेरक में डोमिसाइल वर्ड यूज करा है, तो डोमिसाइल मतलब ए नाम का व्यक्ति इंडिया का है, तो भले ही वो यूएस में रहने लग जाए तब भी इसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर ए नाम का व्यक्ति सी नाम की लड़की से यूएसए में शादी कर लेता है
तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि ये माना जाएगा कि बेटा तुमने कंडीशन ब्रीच करी है, डिवोर्स की पिटीशन के लिए तुम रहना, बाइगेमी का चार्ज तुम्हारे ऊपर लगेगा, वॉइड मैरिज तुम्हारी घोषित हो सकती है, ये है वो है। समझ गए मेरी बात? इन शॉर्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एज पर सेक्शन 1 क्लॉज 2 के तहत यूएसए में अगर बैठा हुआ है, कोई भी देश में बैठे हुए दूसरी शादी कर लेते हो या कुछ ऐसी हरकतें करते हो जो आपका कंडीशन को ब्रीच करता है, तो आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर लाइबल होगा, एप्लीकेबल होगा, बिकॉज देयर इज अ टर्म डोमिसाइल हैज बीन यूज्ड। अगर आप इंडिया के रहने वाले हो, फिर कहीं भी और जगह पे रहने लगता है, कोई बात नहीं, वो आप उस जगह के रेसिडेंट माने जाओगे, रेसिडेंस आपका माने जाएगा, डोमिसाइल आप तब भी इंडिया के रहोगे। बात खत्म। कोई बात नहीं, रेशमे में आपको कहता रहा हूं कि आपका जो है बेयर एक्ट आपको अपडेट लेना पड़ेगा, या अपडेट कर लेना, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, गूगल पे डाल लेना ऑफिशियल वेबसाइट से। सबको क्लियर हो गया? सबको पॉइंट क्लियर हो गया? यही चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो आपके दिमाग में सिरदर्दी वाली बनी रहती। याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम के अंदर, वेदर हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल टू हिंदू डोमिसाइल इन इंडिया। हाँ, इवन इफ दे रिसाइड आउटसाइड इंडिया, तब भी अगर उनके ऊपर एप्लीकेबल, अगर वो बाहर अपने देश छोड़ के, इंडिया छोड़ के कहीं दूसरे देश में रहने लग गए। समझ में आ गई मेरी बात? तब भी वो जो है अपना रहने लग जाए, तब भी हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल, अगर वो देश छोड़ के, अपना इंडिया छोड़ के रहने लग जाए दूसरे देश में। आंसर इज यस। हमारा जो सेक्शन 1 क्लॉज 2 है, वहां पे वर्ड क्या यूज करा? डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति उस जगह पे अपना रेसिडेंस, जहां पे उसका परमानेंट हो, परमानेंट जहां पे इसका रेसिडेंट हो। इंडिया में परमानेंट है ना हस्बैंड का, तो है ना, तो यूएसए में कुछ टाइम के लिए जॉब करने गया, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, फिर वापसी उसे इंडिया आना है, ठीक है। irrespective of the fact that a person is residence within India or outside India by virtue of section 1 clause 2, irrespective है कि भाई वो कहीं भी अपना रेसिडेंस बना ले, टेम्परेरी वाला कहीं भी बना ले, डजंट मैटर, डोमिसाइल वो इंडिया का रहेगा। एक केस भी आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट का 2013 के अंदर, सौंदर गोपाल वर्सेस सौंदर रजनी, 2013 सुप्रीम कोर्ट। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है हिंदू डोमिसाइल इन इंडिया इवन इफ दे रिसाइड आउटसाइड इंडिया, irrespective of the residence, हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज डोमिसाइल इन इंडिया। जो हिंदू अपना डोमिसाइल हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, बाद में चल के वो कहीं भी शादी रचा ले। सर इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल? बिल्कुल बिल्कुल समर जी, बिल्कुल इसका मतलब ही यही है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस आप बोल लो, बिल्कुल इसका मतलब यही है। पर वो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती ना, वो जब मैंने इसलिए नहीं बोला, ठीक है, वो टेक्निकल थोड़ी लैंग्वेज हो जाती, इसलिए मैंने वो टर्म का इस्तेमाल नहीं करा। पर मतलब सबका यही है, सबका मतलब अपना यही है, याद रखना, ठीक है। सबका मतलब अपना, सारी चीजों का मतलब यही है। सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई डोमिसाइल का मतलब बताना यार, ठीक है, तो आप उसे डोमिसाइल का मतलब बता सकोगे? डोमिसाइल का मतलब होता है, डोमिसाइल का मतलब होता है अपना जहां पे आपकी जन्म भूमि है, और रेसिडेंस का मतलब होता है कि जब आप अपना कहीं भी रह रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे। अगर परमानेंट जहां पे आपका मूल निवास स्थान है वो आपका डोमिसाइल हो, वहां के, वहां के मूल निवास स्थानीय हो। बात खत्म। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा। और हमारी ये 3rd हिंदू लॉ की फ्री डेमो क्लास थी, और कल से हम जो है अपना रेगुलर जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम अपना परफेक्ट तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आई होप जो लोग अपना ज्वाइन करने आए थे 3 फ्री लाइव क्लासेस को, उनको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, और जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और ये जो दोनों है ना, पहली वाली क्लास तो हमने अपलोड करवा दी थी यूट्यूब के ऊपर, दूसरी वाली भी अपलोड करवा दूंगा, तीसरी वाली भी, आज वाली भी अपलोड मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा, ठीक है जी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।